गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे वी कैन डिस्कस फोटो इलेक्ट्रिक। हम लोग आज इसकी बात करेंगे। कंपोजिशन के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी बात करेंगे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज द फोटो? डिस्कस अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक। लोग उसको डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग नाम से देखें फोटो और इलेक्ट्रिक, फोटो फोटो मतलब कुछ फोटोन का लेना देना, नाम से क्लियर है। फोटोन, फोटोन हैविंग, फोटोन इज ए एनर्जी पार्टिकल। एक फोटोन जो होता है, फोटोन बोल रहा हूँ, प्रोटोन नहीं बोल रहा हूँ। हम क्या बोल रहे हैं? आप ध्यान रखिएगा, फोटोन और प्रोटोन में अंतर होता है, ठीक है ना। प्रोटोन इज द मटेरियल पार्टिकल और फोटोन इज द एनर्जी पार्टिकल, ठीक है ना। वो क्या होते हैं? एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसमिशन एक पैकेट के फॉर्म में होता है और एक पैकेट में एनर्जी क्या होती है? एच होती है। तो अगर एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स मूवमेंट करता है फोटोन, मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो होगी वो एच होगी। एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होती है? तो जिसे नाम से क्लियर है कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फोटोन के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं। फोटोन के इन्वॉल्वमेंट से और इलेक्ट्रॉन का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट का कुछ रोल हो रहा होगा। क्लियर हुआ? क्या होगा? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा सा हम समझें कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम किसी मेटल सरफेस पे, एक्सपेरिमेंटली यदि हम किसी मेटल सरफेस पे क्या करते हैं, अगर हम जैसे कोई मेटल सरफेस है, पहले चीज़ों को समझेंगे और फिर उसके बाद पूरे डायग्राम और पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, अगर कोई हमारे पास क्या है, कोई मेटल क्या है बेटा? ये हमारे पास क्या है? मेटल। एम फॉर मेटल। क्या बेटा? मेटल। मेटल प्लेट पे अगर लाइट बीम गिरती है, मेटल प्लेट पे क्या गिरती है? लाइट बीम गिरती है। लाइट बीम यहां से सप्लाई करें, लाइट बीम, लाइट बीम अगर इसमें लाइट बीम स्ट्राइक करे तो क्या होगा? हर फोटोन में एनर्जी होती है। फोटोन ऑफ वन फोटोन की एनर्जी क्या होती है? E बराबर क्या होगी? एच डी। E बराबर एच डी इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन की क्या होगी? एनर्जी। आपको हाँ तो सही है सर। अब क्या होगा? अगर मेटल्स पार्टिकल्स होंगे, ये मेटल्स हैं, मेटल के अंदर मेटल्स के पार्टिकल्स होंगे, मेटल्स के एटम होंगे, क्या होंगे? और आपको ये मालूम है कि मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? मेटल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वह इजीली अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर करके कैटायन बनाना चाहता है। क्यों भाई? मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? मेटल की सर, मेटल की ये बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि मेटल क्या होता है? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। क्या निकालना चाहता है? हमें नहीं मालूम, मेरा एन इलेक्ट्रॉन निकालेगा और प्लस एन इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उतने यूनिट इस पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए तो ये बना इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन या स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। इस कैटायन कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन या स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आउटर सेल में क्या होना चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि वह उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकालेगा कोई भी मेटल जिससे क्या हो कि यहाँ पे जो कैटायन मिल रहा हो, उस कैटायन का जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा हो क्या होगा? क्या इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन या स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन्ड हो रहा होगा। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं
और सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन मतलब आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर हमने कहा, अगर हम ये कहते हैं कि अगर सोडियम अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, या कितने इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकाल रहा हो, तो आप कहोगे सर पहले इसका कॉन्फिगरेशन देखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। ठीक है बेटा, अगर आपने देखा यहाँ 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको जो हमने कहा कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा कि ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन करेगा कि सूडो इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन करेगा। कहते सर अगर ये आउटर सेल ही इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलते हैं, मेटल से हमेशा क्या निकलते हैं, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। कहेंगे सर ये जो है कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कहेगा सर ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कैपेबल है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन क्या कर लेगा, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या कर लेगा, ऑब्टेन कर लेगा। आई एम राइट और नॉट, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या कर लेगा, ऑब्टेन कर लेगा। अब इसी तरह से अगर हम आपकी बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि एमजी बेटा तो आप कहते हैं सर देखिए एमजी का एटॉमिक नंबर 12 होता है। हम लोग जो बात करेंगे 2, 8, 2 इसकी बात करेंगे, 2, 8, 2 की बात करेंगे, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 निकालेगा। कॉमन सेंस की बात है, कितने निकालेगा, 2 निकालेगा, कितना जाएगा, mg + 2 प्लस, पहली बात, ये बात समझ में आई है। अच्छा बताइए, अगर हम मेटल प्लेट फर्स्ट ए ग्रुप के कैटायन की ले लें, फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से मेटल होते हैं, अगर आप देखोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबियम, सीजियम और फ्रेंसियम। फ्रेंसियम को हम हटा दें, तो हटा देंगे बताओ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, बिल्कुल ठीक है ना, सीजियम नहीं होता, ठीक है ना, फ्रेंसियम हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आई राइट करो। अब मुझे एक चीज बताओ कि इलेक्ट्रॉन को निकालना लिथियम से आसान है कि सीजियम से निकालना आसान है, क्यों, साइज बड़ा होगा तो आउटर न्यूक्लियस का आउटर सेल पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, क्या क्लियर होगा ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर हम बात करें कि बॉटम के ये 3 एटम से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकलेंगे और इनसे इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा बताओ, अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए मेटल प्लेट दी जाए तो आप मेटल प्लेट लिथियम की लेना पसंद करेंगे कि सीजियम, रुबियम या पोटेशियम की लेना पसंद करेंगे, किसकी पसंद करेंगे, किसकी पसंद करेंगे, इन्हीं तीनों मेटल में से किसी की लेना पसंद। फर्स्ट ए ग्रुप की क्यों लिए, फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल ही क्यों लें, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना उससे कठिन होता है, तीसरा निकालना उससे कठिन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा। तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। इलेक्ट्रॉन के मेटल प्लेट से उत्सर्जित करके, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन करने की प्रक्रिया ही हमारा क्या कहलाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। तभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, मेटल प्लेट की, और उससे किस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो मेटल प्लेट ली जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेटल लिया जाएगा वो पोटेशियम, रुबियम या सीजियम। सबसे पहला तो फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल लेना होगा, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल जो होते हैं मोनोवैलेंट कैटायन होते हैं, मतलब एक ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और मोनोवैलेंट कैटायन बनाने के बाद जो है वो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन कर लेता है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम आपको मेटल प्लेट को चॉइस करें तो आप इसकी फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल प्लेट को हम पकड़ेंगे, लेंगे, और कौन सा लेंगे,
जो बॉटम से होंगे, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा। तो इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेटल प्लेट ली जाती है, इसी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेटल प्लेट ली जाती है वो पोटेशियम, रुबियम और सीजियम की मेटल प्लेट ली जाती है। क्लियर? इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम किस मेटल की प्लेट लेंगे? तो आप कहेंगे सर पोटेशियम, रुबियम और सीजियम की मेटल प्लेट हम ले रहे होंगे। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? नोट करें फटाक से। अब हमने आगे हम अब उस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, किस तरह से हम लोग निकालते हैं, हम उन चीज़ों की बात करते हैं और कैसे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के विषय में थोड़ा सा आपको एक आइडिया लगा होगा। ठीक है, चलिए।
अब इस फिनोमिना को अच्छी तरह देखिए, मैंने डायग्राम बना दिया, इस डायग्राम को पूरे फिनोमिना को समझिए। ये हमारे पास एक मेटल प्लेट है, ये मेटल सोडियम, पोटेशियम, रोडियम या सीजियम में से कोई मेटल है। क्यों? क्योंकि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकाल देता। ये लाइट बीम है, लाइट बीम से जो एनर्जी फोटोन एनर्जी होती है वो क्या होती है? hν होती है। हो सकता है कि एक एनर्जी का पैकेट लेने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते, क्योंकि हर आउटर सेल की अपने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, जिसे हीट ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हीट ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। हर मेटल की अपनी रिक्वायर्ड हीट ऑफ आयनाइजेशन है। जब उतनी ही एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, जितनी एनर्जी लेने के बाद वो एनर्जी उसके हीट ऑफ आयनाइजेशन के क्या हो? बराबर हो जाए। जैसे वह एनर्जी उतनी एब्जॉर्ब, चुपचाप बैठा रहेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जब वह एनर्जी उसके हीट ऑफ आयनाइजेशन के बराबर हो जाएगी, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। क्या हो जाएगा? निकल करके सतह पे आ जाएगा। क्या जाएगा? निकल के सतह पे आ जाएगा। हो गए? हाँ सर, सतह पे आ गया। उसके बाद क्या होगा? निकला, मेटल से निकल करके उसके सरफेस पे आ गया या उसकी सतह पे आ गया। फिर क्या होगा? अब ये देखिए, आप बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये बैटरी का क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। और ये एमीटर लगा हुआ है। एमीटर इस बात को बताता है कि इस सर्किट में करंट है कि नहीं, इस चीज को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? वो इस सर्किट में इसमें सुई लगी रहती है, वो सुई इंडिकेट करती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये सब चीज क्या हो जाएगी? ये भी पूरा टर्मिनल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है, तो पॉजिटिव से जो है क्या हो जाएगा? ये पूरा जो है ये लेयर जो हो जाएगी, जो डिटेक्टर जिसे हम कह रहे हैं, डिटेक्टर क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। डिटेक्टर का तरह से देखा जाए, डिटेक्टर जो हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। आपको बिल्कुल सही बात है। डिटेक्टर क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली क्या हो जाएगा? शुरू में क्या हो जाएगा? इस बैटरी से करंट लेकर के फिर ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लिया है तो देगा भी इसको वापस। क्या होगा? तो लिया है तो क्या करेगा? देगा भी वापस। लेकिन शुरुआत में ये क्या हो जाएगा? ये डिटेक्टर पॉजिटिव चार्ज। जब ये डिटेक्टर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो ये अपने आगे आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा किस फॉर्म में? अगर पॉजिटिव चार्ज के सामने अगर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको अपनी ओर वो अट्रैक्ट कराएगा। और इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस लाइट की वजह से निकल करके मेटल के सरफेस पे आ गया है, उसको उसके अंदर क्या हो जाएगा? पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा, पार्टिकल चलने लगेगा। नहीं चलने लगेगा, क्या हो जाएगा? उसके अंदर कोई ना कोई क्या जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। क्या जाएगी? कोई ना कोई क्या जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। कोई ना कोई क्या जाएगी? और आ करके इससे चपकता चला जाएगा। गैस क्लियर? गैस क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सर्किट हमारा क्या हो जाएगा? जो हमको वैक्यूम नजर आ रही है, सर्किट हमारा कंप्लीट। इसे वैक्यूम चेंबर भी यूज किया गया यहाँ पे। अगर कोई भी अदर पार्टिकल अगर यहाँ आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकल करके आ रहा है वो किसी अदर पार्टिकल से टकरा जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब करंट फ्लो हो जाएगा। नहीं समझा है ना भाई? अगर हम देखें, जैसे हम खड़े हैं, आप खड़े, तो हम लोग के बीच में बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो कुछ हमको खुली आंखों से दिखाई दे रहे हैं, कुछ हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? तभी तो हम लोग किसी गेंद को फेंकते हैं तो आपके पास पहुंचने में उसको टाइम लगता है। कहते हैं कि भाई हम लोग आपको समझाने कहते हैं कि यह रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से वहां से वहां तक बॉल को पहुंचने में टाइम लग रहा है। यह रेजिस्टेंस क्या होता है? कुछ पार्टिकल उससे क्या हो रहे हैं? उस बॉल से क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं, जिससे उसकी स्पीड को क्या कर दे रहे हैं? कम कर दे रहे हैं। तो अगर स्पीड को कम कर देंगे तो इसका मतलब इसके जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं इनके रास्ते में ना है, तो इसका मतलब इसको वैक्यूम चेंबर में रखेंगे ना। जब वैक्यूम चेंबर के अंदर का मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर करके उसके अंदर वैक्यूम जनरेट कर लेते हैं। इसका मतलब नो अदर पार्टिकल इन दिस, उसके अंदर कोई दूसरा अदर पार्टिकल नहीं होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा होगा वो किसी अदर पार्टिकल से स्ट्राइक नहीं करेगा।
ठीक है। जब ये स्ट्राइक नहीं करेगा तो ये यहाँ आकर करके अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सर्किट पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगा, बैटरी हमारी क्या होने लगेगी, चार्ज होने लगेगी, बैटरी क्या होने लगेगी, चार्ज होने लगेगी। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जस्ट क्लियर और नॉट क्लियर, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, समझ में आई नहीं है? चलो नोट करो। अब देखो बेटा, अब हम इसको मैथमेटिकली इसकी कनेक्टिविटी की बात करते हैं। अगर हमने क्या कहा कि हमने इसको कुछ एनर्जी ई दी, क्या दिया, इस मेटल को कुछ एनर्जी हमने क्या दिया, ई दिया। आपको मालूम है एनर्जी का लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कहता है एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हम लोगों को मालूम होता है, बहुत आसान बात है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर हमने इसमें एनर्जी ई इसमें एब्जॉर्ब की, उस प्लेट में एनर्जी ई एब्जॉर्ब करें, ई इज द एनर्जी। ये एनर्जी किसके द्वारा मिल रही है, इस लाइट बीम के द्वारा मिल रही है। इस एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद किन भागों में बटे, उसका कुछ भाग तो किस बात में निकल जाएगा, किस बात में निकलेगा, कुछ भाग जो है उसका इसके अंदर से, इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमने कहा कहेंगे फिर क्या होगा बताओ बेटा, फिर कहेंगे सर कुछ बचा हुआ भाग जो है वो क्या हो रहा है, एनर्जी का अब क्या हो रहा है, ये जो एनर्जी जो है इसने एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर क्या आ गई, गति आ गई। गति की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये काइनेटिक। ये ई नॉट क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिट इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ई नॉट क्या है, मिनिमम एनर्जी, ई नॉट क्या है, minimum energy required to emitted electron from metal surface। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? आप कहेंगे बिल्कुल सही, अच्छी तरह से सर क्लियर हुआ, हमको बात समझ में आई आपको, ठीक बेटा, क्लियर। अब मुझे बताइए इसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ये मिनिमम एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। और हम लोग 12th में इस एनर्जी को किससे डिनोट करते थे, W से डिनोट करते थे। क्या करते हैं, याद आया, क्या आया, इस एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन भी कहते हैं। किताब में ई नॉट इंग्लिश में W भी लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा, वर्क फंक्शन है जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। किताबों में हमको ये कहना नजर आता है कभी कभी ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट जब बुक्स में अगर देखेंगे तो ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, W। इस W को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, W क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वर्क फंक्शन क्या है, अगर हम वर्क फंक्शन डेफिनेशन पूछे, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन की डेफिनेशन पूछे तो आप कहेंगे वह न्यूनतम ऊर्जा जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है वही उसके लिए क्या कहलाती है, उसका उस मेटल सरफेस का क्या होगा, वर्क फंक्शन। और हर मेटल का सरफेस का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। हर मेटल फंक्शन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए डिफरेंट एनर्जी ले रहा हूँ, नहीं लगा, तो आप कह सकते हैं कि
ये जो वर्क फंक्शन है इट इज नॉट ए यूनिवर्स कांस्टेंट, ये यूनिवर्स कांस्टेंट नहीं है। ये पर्टिकुलर अगर मेटल चेंज नहीं करेंगे तो W का मान चेंज नहीं होगा। पर्टिकुलर मेटल के लिए W का मान क्या होगा, फिक्स होगा। अब ये फोटो एनर्जी होती है कि नहीं होती है, आपको भी बिल्कुल सर ये फोटो एनर्जी होती है। अब हम लोग इसकी बात करें, अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E क्या होता है, ये फोटो एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। क्या होगा, एच न्यू। तो एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें आया फाइनली आया E इक्वल टू E नॉट, या हमने इसको क्या कहा W भी आप कह सकते हो, प्लस काइनेटिक एनर्जी। E इक्वल टू क्या होता है, फोटो एनर्जी होती है, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, वो एच न्यू होती है। इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू नॉट हो जाएगी, प्लस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट और रॉन्ग, कोई दिक्कत। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट्स क्लियर, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत का होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो और नॉट क्लियर, तो मैं मेरी बात नहीं समझ में आई आपको, वहां बात तो सर हमको समझ में आई। या कुछ लोग इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एच इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ बेटा, हो गया कि नहीं हो गया। या अब मुझे बताओ, एक तो इक्वेशन ये आ गई हमारे लिए, तो डिफरेंट फॉर्म में बदल सकते हैं। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की स्पीड क्या होती है, सी होती है। तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लैम्डा में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, थ्रेशोल्ड, लैम्डा नॉट क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या हुआ, लैम्डा नॉट क्या हुआ, थ्रेशोल्ड वेव। तो ये फार्मूला थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के फॉर्म में हो गया, और ये फार्मूला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हो गया। सवाल में अगर वेव फंक्शन आपको दे रखा है कि उसको न्यू नॉट का आपको पता है, या न्यू नॉट दे रखा है तो हमारा उसका वर्क फंक्शन या ई नॉट का मान पता है। क्यों भाई, क्योंकि h जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसका मान हमने प्लांक कांस्टेंट का मान आपको बताया था। कितना था बताओ बेटा, 6.22 into 10 to the power -34 जूल पर सेकेंड। याद आया, ये तो बताया था। और -27 अर्ग पर सेकेंड बताया था। अगर हमने बताया था ना तो अर्ग पर सेकेंड बताया था, याद आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर W पता है, इसका मतलब हमको न्यू नॉट पता है, न्यू नॉट पता है तो हमको W पता है। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बेसिकली लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा, लॉ ऑफ एनर्जी। अगर हमने एक ग्राफ आपको प्लॉट करने के लिए दिया होता, अगर हम आपको एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहें, न्यू और काइनेटिक एनर्जी के बीच में आप एक ग्राफ प्लॉट करें, न्यू ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ इसके बीच में न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी के बीच में आपको मैंने कहा कि यू कैन प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन न्यू एंड काइनेटिक। अगर न्यू और काइनेटिक एनर्जी के बीच में अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो हमको वो इक्वेशन पहले चाहिए होती है जिस इक्वेशन में ये दोनों आ रहे हैं। हमने कहा था जो केमिस्ट्री का ग्राफ होता है वो मैथमेटिकल ग्राफ के कंक्लूजन से बनता है, ठीक है ना। किसी भी स्टैंडर्ड हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस स्टैंडर्ड इक्वेशन से टैली हो रहा है। सही कह रहे हैं, तो हम बात तो आप सब सही कह रहे हो।
ठीक है, तो देखो भाई अगर हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहते हैं किसके किसके बीच में, बोलो भाई हमने न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ, तो इसका मतलब न्यू के फॉर्मेट में है तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच से हम इसको डिवाइड करेंगे, एच न्यू अपॉन एच इक्वल टू एच न्यू नॉट अपॉन एच प्लस हाफ एम अपॉन एच इंटू वी स्क्वायर। ये दो हाफ एम हमको काइनेटिक एनर्जी में, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिखे बेटा, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी हमें प्राप्त करना, एक्स एक्सिस पे हमने काइनेटिक एनर्जी रखी और वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा, फ्रीक्वेंसी रखा। जिस टर्म में रखना, जिस टर्म में जिसका हाफ एम यू स्क्वायर टर्म में लिखेंगे हम काइनेटिक, तो काइनेटिक एनर्जी में देखना। अगर हमने देखा देखिए x से h कर दिया, इस h से ये h कर दिया, न्यू इक्वल टू कितना है बेटा, न्यू नॉट प्लस 1 अपॉन h काइनेटिक आया कि नहीं। अगर ये देखिए ये कहाँ पे प्लॉटेड है, y एक्सिस पे है ना, y एक्सिस पे प्लॉटेड है कि नहीं, ये हो गया y हो गया, ये इक्वल टू क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी किस एक्सिस पे प्लॉटेड है, x एक्सिस पे, इसको x से रिप्लेस कर देंगे, x का गुणांक क्या होगा m प्लस क्या होगा c, ये क्या होगा y बराबर mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। लेकिन जो ओरिजिन से बात है y बराबर mx ओरिजिन से बात, तो क्या ये ग्राफ ओरिजिन से नहीं, ये सब ऊपर से कहीं से पास कर रहा होगा। ये जो वैल्यू होगी वो ये क्या होगी, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इंटरसेक्शन है, ये न्यू नॉट। क्लियर हो, अगर ग्राफ से रिलेट करने की कोशिश करें तो आप रिलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक है, समझ में आया, नोट करो। चलिए एक नीट 2020 में आया हुआ फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो। क्वेश्चन लिखिए, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये नीट फिजिक्स में है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की 1.5 टाइम्स है, ये गिवन, ठीक है। इफ इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, और वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिरती है, ठीक, फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, what will be the photoelectric current, what will be the photoelectric current। देखिए करंट की बात इसलिए कर रहा है कि फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, what will be the photoelectric current if the frequency, what will be the photoelectric current, photoelectric current I की बात कर रहा है, photoelectric current I की बात कर रहा है, photoelectric current if the frequency is half, that intensity is double, if the frequency is half and intensity is double, if frequency is half and intensity is double,
अगर हम कह रहे हैं कि आई क्या होगा, जब व्हेन क्या कर दिया है, बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया है और इंटेंसिटी को क्या कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया, इंटेंसिटी को क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, देन तो क्या होगा बताओ, ए ऑप्शन में डबल हो जाएगा, बी ऑप्शन में 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, सी ऑप्शन 1/4 हो जाएगी, और डी है 0। क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? शुरुआत में इतनी इंटेंसिटी आई है तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, जब हमारी क्या होगी, जैसे शुरुआत में क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी क्या है, आई है। बाद में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा, यदि हम फ्रिक्वेंसी को आधा कर दें और इंटेंसिटी को क्या कर दें, आई से बढ़ा करके क्या कर दें, 2i कर दें, तो उस स्थिति में हमको इलेक्ट्रिक करंट कितनी ऑब्टेन्ड हो रही। देखते अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम न्यू स्क्वायर, या हमने इस इक्वेशन का था एच इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम न्यू स्क्वायर। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या हो सकती है, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, क्या निगेटिव हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, नहीं हो सकती, या ये वैल्यू जो हो सकती है या तो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, इक्वल टू 0 हो सकती है, या वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 0 हो सकती है। ये वैल्यू कभी भी लेस देन 0 हो गई, आपको अगर हम बात तो सही है सर, लेस देन 0 तो कभी काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव तो आज तक नहीं बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी। अगर हमारी वैल्यू क्या हो जाए बताओ, अगर इसका मतलब क्या है कि अगर इसको या तो न्यू इक्वल टू न्यू नॉट होगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगी, जब न्यू इक्वल टू क्या होगा, न्यू नॉट होगा। आपको अगर बिल्कुल सही सब न्यू इक्वल टू न्यू नॉट दोनों वैल्यू
बराबर कर दो तो ये वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। दूसरा, पॉजिटिव कब होगी? न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन एमिटेट करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। एमिशन के लिए क्या होना चाहिए? न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होना चाहिए। न्यू कभी भी लेस देन न्यू नॉट हो ही नहीं सकता, एमिशन की प्रक्रिया ही नहीं होगी। क्या आप कहोगे नहीं होगी? जरा जरा चेक करो जरा, न्यू बाद में कितना हो गया, बाद में कितना हो गया, जरा हम चेक करने की बात करें। न्यू उसमें क्या कहते हैं, हमारा न्यू प्राइम हुआ है वो न्यू बाई 2 हुआ हुआ है ना। न्यू जो है, न्यू प्राइम जो है वो न्यू बाई 2 हुआ, इक्वल टू कितना होगा बताओ? न्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5 न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना है बताओ? इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 0.75 ना, ये तो आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू जो है ये क्या है? इसका मतलब इससे निष्कर्ष निकला कि जो हमारा क्या है देखो, न्यू प्राइम अपॉन न्यू नॉट इक्वल टू 0.75। ये वैल्यू लेस देन 0 कि ग्रेटर देन 0? नहीं, 0 नहीं, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1? लेस देन 1 है, ठीक। अब इसका मतलब क्या होगा? इससे कंक्लूजन क्या निकला कि न्यू प्राइम लेस देन क्या होगा? न्यू नॉट। क्या न्यू प्राइम लेस देन न्यू नॉट होगा तो क्या सर्किट कंप्लीट होगा? क्या एमिशन की प्रोसेस होगी? क्या नहीं होगा भाई? ये तो इसका मतलब ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एमिशन के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कि न्यू का न्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर हो जाए तो भी काम चल जाए। इसका मतलब एमिशन होने के लिए या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के लिए जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ना कि कम। अगर ज्यादा होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक की प्रोसेस अकर करेगी, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक की प्रोसेस ही अकर नहीं कर रही होगी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बन ही नहीं रही। इसका आंसर कौन सा सही होगा? आप क्या बता रहे हैं? इन्होंने कुछ और बताया था। चलिए बहुत अच्छी बात, चलिए नोट कर लीजिए इसका आंसर। फिजिक्स का है वो क्वेश्चन है नीट में। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा ना, हम लोग क्वेश्चन कर लिया नीट का, फिजिक्स का कर लिया, तो फिजिक्स के नाम से ही और कॉन्फिडेंस आ जाता है। नीट 2019 का क्वेश्चन है जिसे हम लोग करेंगे। चलिए नीट 2019 का क्वेश्चन फिजिक्स का ही है, इसको हम लोग करेंगे। देखिए, the work function of a photosensitive material
द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख करके कंफ्यूज मत होना, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एस क्लियर? 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, the longest wavelength of light that can be light that can cause photon emission from the substance is ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है। That's clear? That's clear का? चलिए इसको करिए। हाँ ठीक है। देखो आई होप है कि आप लोगों ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दिया। द वर्क फंक्शन को हम लोग W से डिनोट करते हैं या साई से डिनोट करते हैं। W से डिनोट करो या साई से। बस क्लियर? वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4.0 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? पूछ रहा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी कॉज फोटोन एमिशन फॉर द सब्सटेंस। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे बड़ी वेवलेंथ क्या होगी? अर्थात इनडायरेक्ट में हमसे पूछ रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या पूछ रहा है बेटा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्टली हमको क्या बोला? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम का मतलब क्या हुआ? ठीक है ना? क्लियर हुआ ना मेरी बात? इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछा उसने क्या होगा? आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। अगर आपको मालूम है
W इक्वल टू क्या कहा था हमने, क्या क्या अभी अभी हमने कहा था W इक्वल टू क्या निकाला था बेटा, XC अपॉन लैम्डा नॉट निकाला था, निकाला था नहीं निकाला था? अरे H न्यू नॉट बोला था, H न्यू नॉट को C अपॉन लैम्डा नॉट किया था, याद आया? अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लैम्डा नॉट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा XC अपॉन W हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है W की, 4.0 इलेक्ट्रॉन। H की यूनिट क्या होती है, जूल से। C की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। जब इसको आप जो है करोगे तो हमको इसका मतलब इसको कन्वर्जन फैक्टर किसमें चाहिए, डिनोमिनेटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो नोमिनेटर में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट टर्म चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में हमेशा ध्यान रखिए जो Hc की वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। बदल के देख सकते हो, कैसे बदलोगे, बदल के देख सकते हो नहीं देख सकते हो बताओ। H का मान रखोगे MKS यूनिट में, फिर आप MKS यूनिट में C का मान रखोगे, ठीक है, और फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर तुम्हें बदलना होगा तो 1.6 से डिवाइड करोगे, फिर 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर। जब इस पे पूरा होगा और कैलकुलेट करके करोगे तो 1240 हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये याद रखना पड़ेगा कंप्यूटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब क्या, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा, इसको 4 से डिवाइड करो, हैं 300, क्लियर बेटा? ये समझ में आया 1240 कहाँ से आया, घर में करके देखिए, कोई दिक्कत हो तो बता देंगे, ठीक है, घर में करके देखिए, ओके ओके, नोट हो समझ में आया? देखिए सवाल लग रहा है नहीं लग रहा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। हमने फिजिक्स में आए हुए क्वेश्चन जो थे वो एक आध दो हमने आपको लगवा दिए, अब आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका खत्म हो जाता है। दैट्स क्लियर, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, ओके।